विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय भारद्वाज। आज हम लोग पढ़ेंगे बीए पार्ट सेकेंड और भारत का संविधान पढ़ेंगे। भारत का संविधान जिसके बारे में चर्चा होती है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और 1947 में ये बनाया गया है। तो भारत का संविधान जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट में भारत के संविधान की जो है थोड़ी इतिहास, उसके बाद में इसकी विशेषताएं पढ़ना शुरू करेंगे। विशेषताएं जो हैं ये 2 उसमें जाएंगी पार्ट में, और तीसरे पार्ट में जो है फिर हम पढ़ेंगे संशोधन की प्रक्रिया। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, संशोधन कैसे होता है और फिर उसकी आलोचना। मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए चुना है। राज्य का यह जीवन मार्ग उसकी अपनी परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप होता है और प्रत्येक राज्य की परिस्थितियां अन्य राज्यों से भिन्न होने के कारण उसके संविधान की कुछ निजी विशेषताएं होती हैं। अब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं जिनका उल्लेख हम निम्न रूपों में करते हैं। नंबर 1, लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान। भारतीय संविधान लोकप्रिय प्रभुता पर आधारित संविधान है, अर्थात ये भारतीय जनता द्वारा निर्मित संविधान है और इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्रदान की गई है। संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम भारत के लोग दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। इस प्रकार भारतीय संविधान 1935 के भारतीय शासन अधिनियम की तरह बाहरी शक्ति की कृति नहीं, वरन भारतीय जनता द्वारा निर्मित, अधिनियमित और अंगीकृत है। दूसरा है निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान। भारत के संविधान का निर्माण एक विशेष समय पर विशेष संविधान सभा के द्वारा किया गया है और इस संविधान की अधिकांश बातें लिखित रूप में हैं। इस दृष्टि से यह ब्रिटिश संविधान के विपरीत और अमेरिकी संविधान की तरह एक निर्मित और लिखित संविधान है। डॉक्टर आइवर जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान विश्व का सर्वाधिक व्यापक संविधान है। भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि अमेरिका के संविधान में केवल 7, कनाडा के संविधान में 147, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में 128 और दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान में 100 संवैधानिक संशोधन हो चुके हैं। इससे उसकी आकार और व्यापकता में वृद्धि हुई है। कई बार ये सवाल आता है कि एक्चुअल अनुच्छेद तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन अब 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई, 10वीं 52वें संशोधन 1985 द्वारा, 11वीं 12वीं 73वें संविधान संशोधन और 74वें संवैधानिक संशोधन के आधार पर 1993 में जोड़ी गई है। भारतीय संविधान इतना व्यापक क्यों है? तो ये व्यापक इसलिए क्योंकि 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, जिसके अनेक प्रावधानों को भारतीय संविधान में उसी रूप में लिया है, तो संविधान स्वाभाविक रूप से व्यापक हो गया है। और इसके कारण क्या है? नंबर 1, भारतीय संविधान संघात्मक है और संघ तथा राज्यों के बीच संबंधों का संविधान में बहुत व्यापक रूप से वर्णन किया गया है। संविधान में केंद्र के प्रशासनिक ढांचे का ही वर्णन किया गया है, वरन इकाइयों के प्रशासनिक ढांचों का भी वर्णन किया गया है। दूसरा, संविधान में मौलिक अधिकारों और विभिन्न परिस्थितियों में उन पर लगाए जाने वाले प्रतिबंधों की व्यवस्था के कारण संविधान के आकार में बढ़ोतरी हो गई है। तीसरी बात आती है, संविधान निर्माताओं ने संविधान में अल्पसंख्यकों और आंग्ल भारतीयों, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र में संबंधित विशेष वर्गों के लिए विशेष व्यवस्था करना आवश्यक समझा और संविधान के 16वें भाग में इनके हितों की रक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। चौथी बात आती है, नवजात प्रजातंत्र के लिए संकट रूप से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए, तो संविधान के 18वें भाग में संकटकालीन प्रावधानों से संबंधित 9 अनुच्छेदों को स्थान दिया गया।
पांचवी बात आती है संविधान की व्यापकता का सबसे बड़ा कारण यह था कि भारतीय संविधान में न केवल सिद्धांतों का वर्णन बल्कि प्रशासनिक प्रबंधों का भी विस्तृत वर्णन है। श्रीनिवासन कहते हैं कि भारतीय संविधान केवल एक संविधान नहीं है वरन देश की संवैधानिक और प्रशासनिक पद्धति के महत्वपूर्ण पहलुओं से संबंधित एक विस्तृत संहिता भी है। अब भारत के संविधान में आप देखेंगे नागरिकता, राष्ट्रीय भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, चुनाव, सेवाएं, संविदा और अभियोग और भारतीय क्षेत्र में व्यापार और पारस्परिक व्यवहार आदि से संबंधित व्यवस्थाएं की गई हैं। तो वास्तव में भारत की जनता राजनीतिक परिपक्व थी, इसलिए संविधान निर्माताओं ने विस्तार की बातों को परंपराओं या आगे आने वाली संसद पर छोड़ने की अपेक्षा स्वयं ही इस संबंध में व्यवस्था कर लेना उचित समझा। हरि विष्णु कामत तो कहते हैं कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशालकाय संविधान है। तीसरा पॉइंट आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब इसका मतलब क्या हुआ? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है आंतरिक या बाहरी दृष्टि से भारत पर किसी विरोधी सत्ता का अधिकार नहीं है। भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी इच्छा अनुसार आचरण कर सकता है और वह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या संधि को मानने के लिए विवश नहीं है। भारत के संविधान में किसी भी स्थान पर आप ब्रिटिश सत्ता का उल्लेख नहीं देखेंगे। लोकतंत्रात्मक राज्य का मतलब है भारत में राज्य सत्ता जनता में निहित है। जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है जो जनता के राजा ना होकर सेवक होंगे। अब भारत एक गणराज्य है तो भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य होने के साथ साथ एक गणराज्य रिपब्लिक भी है। क्यों? क्योंकि भारत राज्य का सर्वोच्च अधिकारी वंश क्रमानुगत राजा ना होकर भारतीय जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति है। 10 मई 1949 को पंडित नेहरू ने अपने भाषण में कहा आकाशवाणी में, हमारा संविधान पूर्ण गणतंत्रीय है और हमारे शासन में सम्राट की कोई स्थिति नहीं और हम उसके प्रति निष्ठावान नहीं हैं। एम रामास्वामी कहते हैं सम्राट राष्ट्रमंडल का प्रधान अवश्य है किंतु यह प्रधान पत्र केवल औपचारिक है और इसका संवैधानिक महत्व प्राय बिल्कुल नहीं है। अब समाजवादी राज्य की बात आती है। संविधान सभा में इस बात पर पर्याप्त वाद विवाद हुआ था कि भारत के द्वारा समाजवाद को राज्य दर्शन के रूप में माना जाए या नहीं। अंत में सोचा गया कि एक विशेष दर्शन को मानने से विवाद होंगे, लेकिन इस बात पर सभी भारतीय सहमत हैं कि भारत के लिए समाजवाद का मार्ग सबसे उपयुक्त है। इसीलिए 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में भारत को समाजवादी राज्य घोषित किया गया। वास्तव में इससे कोई वस्तुस्थिति में परिवर्तन नहीं आया है। क्यों? प्रस्तावना को न्याय योग्य स्थिति प्राप्त नहीं है। दूसरा, समाजवाद शब्द अपने आप में बहुत अधिक अस्पष्ट है। भारत के द्वारा अपनी विशेष परिस्थितियों के आधार पर ही समाजवाद को अपनाया गया है और भारतीय समाजवाद अन्य अधिक परिचित समाजवादों से अलग है। फिर बात आती है धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्ष राज्य, सेक्युलर स्टेट। तो प्राचीन भारतीय राजनीति मुस्लिम काल के धार्मिक राज्य तथा ब्रिटिश शासनकाल की धर्म विभेद की नीति के अंतर्गत शासन में ब्रिटिश धर्म को एक महत्व दिया जाता था, लेकिन भारतीय संविधान के निर्माता धर्म विशेष को राजनीति के साथ मिश्रित करने के दुष्परिणाम से परिचित थे। वे जानते थे कि धार्मिक विभेद से देश की एकता को आघात पहुंचता है, इसलिए उन्होंने परंपराओं के विरुद्ध जाकर भारत के लिए धर्मनिरपेक्षता के राज्य को आदर्श को अपनाया। ये धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। संविधान सर्वोच्च न्यायालय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने 11 मार्च 1993 के निर्णय में कहा, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की एक मूल अवधारणा है और ये एक संविधान का आदर्श वाक्य और एक लक्ष्य है। अब धर्मनिरपेक्षता का अर्थ हुआ कि राज्य की दृष्टि से सभी धर्म समान हैं
और राज्य के द्वारा विभिन्न धर्मावलंबियों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो MC शीतलवाड़ कहते हैं कि पश्चिम का जो उदारवादी प्रजातांत्रिक परंपरा है उसके अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म के विरुद्ध नहीं है, वरन ये धार्मिक मामलों में तटस्थ है। डोनाल्ड स्मिथ कहते हैं धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य एक ऐसे राज्य से है जो व्यक्ति से नागरिक होने के नाते संबंधित है, किसी धार्मिक भावना के आधार पर नहीं, जो संवैधानिक रूप से किसी धर्म से संबंधित नहीं है, न किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है, न इसका प्रचार, बल्कि संस्थाओं और व्यक्तियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। वेंकट रमन कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राज्य ना तो धार्मिक है, न अधार्मिक, न धर्म विरोधी, परंतु धार्मिक कार्यों और सिद्धांतों से अलग है और इस प्रकार धार्मिक मामलों में पूर्णतया तटस्थ है। लेकिन धर्मनिरपेक्ष राज्य धर्म विरोधी नहीं होता है और उदासीन नहीं होता है। इसलिए और इसको स्पष्ट करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया गया, सर्वधर्म समभाव और सर्वधर्म सद्भाव। मतलब धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष राज्य किसी भी रूप में धार्मिक कट्टरता ये एक दूसरे के प्रतिकूल हैं। संविधान ने उपबंधित किया है कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के नियमों के अधीन रहते हुए सभी नागरिकों को अंतःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। मतलब संविधान ने धार्मिक अल्पमतों को यह आश्वासन दिया हुआ है कि वे अपने धर्म की रक्षा कर सकेंगे और उन्हें अपनी इच्छा की संस्थाएं संचालित करने का अधिकार होगा। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को धार्मिक संस्थाओं की स्थापना का, पोषण का, प्रबंध करने का, चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व तथा अर्जन करने का पूर्ण अधिकार होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य और धर्मनिरपेक्षता के संबंध में कुछ एक भ्रांतियां हैं। पहला ये है कि इसमें ये बात निहित है कि यदि धार्मिक संस्थाओं और स्थानों का प्रबंध सार्वजनिक हित और व्यवस्था में बाधा पहुंचाता है, समाज विरोधी तत्वों के आश्रय स्थल धार्मिक अड्डे बन जाते हैं, तब राज्य के द्वारा इन धार्मिक स्थलों और संस्थाओं के प्रबंध में हस्तक्षेप किया जा सकता है। ब्लू स्टार ऑपरेशन जैसे हुआ था 1984 में। दूसरा, धर्मनिरपेक्षता का आदर्श किसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई धार्मिक शिक्षा का निषेध करना है, नैतिक शिक्षा का नहीं। छठा पॉइंट है कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। संविधान संशोधन प्रणाली के आधार पर संविधान दो प्रकार के होते हैं, कठोर संविधान और लचीला। लचीला संविधान उस संविधान को कहते हैं जिसमें साधारण कानून और संवैधानिक कानून में अंतर नहीं होता है। संविधान में विधि निर्माण की साधारण प्रक्रिया के आधार पर संशोधन किया जा सकता है। इसके विपरीत कठोर संविधान में संवैधानिक संशोधन के लिए साधारण कानून निर्माण से भिन्न और जटिल प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इसलिए भारतीय संविधान कठोर संविधानों की श्रेणी में आता है, क्योंकि भारतीय संविधान की अधिकांश धाराओं को संशोधित करने के लिए संसद के सभी सदस्यों के बहुमत के अतिरिक्त उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। अब हम अनुच्छेद 368 पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है कुछ विषयों में संशोधन के लिए संसद के समस्त सदस्यों के बहुमत और उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत के अतिरिक्त कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों का अनुसमर्थन भी आवश्यक है, जैसे राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, संघ और इकाइयों के बीच शक्ति विभाजन, राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व आदि। तो इसलिए संशोधन की ये प्रणाली कठोर है, लेकिन संविधान निर्माताओं द्वारा पारिभाषिक दृष्टि से एक कठोर संविधान का निर्माण किए जाने पर भी इस बात का ध्यान रखा गया कि तेजी से बदलती हुई परिस्थिति के कारण भारतीय संविधान में बहुत जल्दी किसी प्रकार के परिवर्तन करने की आवश्यकता हो सकती है। इसलिए कुछ विषयों में संविधान संसद के साधारण बहुमत से ही संशोधित हो जाता है, जैसे नवीन राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के पुनर्गठन और भारतीय नागरिकता के अर्थ परिवर्तन आदि कार्य संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। इसलिए भारतीय संविधान ना तो ब्रिटिश संविधान की भांति लचीला है और न ही
अमेरिकी संविधान की भांति अत्यधिक कठोर। तो साथियों, हमने भारत के संविधान के ये पहले 6 पॉइंट पढ़े हैं। ये हमारा आज का पहला पार्ट था। अगले पार्ट में हम जो है भारत के संविधान के 7वें पॉइंट संसदात्मक शासन व्यवस्था से पढ़ना शुरू करेंगे। धन्यवाद।